चाचा चौधरी और इंटरव्यू साबू का। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी देखो, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। वे टेलीविजन वाले हैं, लगता है मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं साबू। पास आने पर, हाँ तो पूछिए जनाब, क्या पूछना चाहते हैं आप? माफ कीजिए, इस बार इंटरव्यू आपका नहीं साबू का लेने आए हैं। चल भाई साबू, खड़ा हो जा, आजकल तुम्हारी हमसे भी ज्यादा पूछ होने लगी है। साबू इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है। तुम तो बहुत दूर खड़े हो, पास आओ। साबू अपना कदम आगे बढ़ाता है। अर्र जरा देखकर। साबू के पैर के नीचे कैमरा पिस जाता है। हाय, मेरे कैमरे का पापड़ बन गया। माफ करना दोस्त, मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा कैमरा है। और फिर इंटरव्यू शुरू होता है। हाँ तो मिस्टर साबू, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ। एक बार पृथ्वी पर आया तो चाची के हाथ के देसी घी के बने पराठे खाने को मिले। वे मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं यहीं का हो गया। साबू को अचानक एक जबरदस्त छींक आई। अरे वह कहाँ चला गया? इधर रिपोर्टर एक पेड़ पर लटका हुआ था। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी छींक से उड़ गया था। किसी तरह उसे पेड़ से नीचे उतारा गया। बड़ी मुसीबत है उसका इंटरव्यू लेना, कहीं उसे फिर से छींक आ गई तो बचना मुश्किल हो जाएगा। नाना, मैं ये जोखिम नहीं लूंगा। मेरा कहा मानो, चाचा चौधरी के पास जाओ। रिपोर्टर और चाचा चौधरी। चाचा जी, नौकरी का सवाल है, यदि इंटरव्यू लेता हूँ तो कहीं वो दोबारा छींक ना मार दे, जान को खतरा है। नहीं लेता तो नौकरी जाती है। चाचा जी, मेरी मदद कीजिए। ठहरो, 1 मिनट। चाचा चौधरी एक यंत्र अपने हाथ में लेके आते हैं। ये लो, इसके दूसरे सिरे पर माइक्रोफोन लगा दो और दूर खड़े होकर इंटरव्यू लो। साबू का इंटरव्यू। वाह, ये बढ़िया रहा। चाचा चौधरी, साबू और बिच्छू। एक दिन एक जगह पर। ढपोर, शीशी में इतना बड़ा बिच्छू? हाँ, ये जंगल से साबू के लिए पकड़ा है। लेकिन ये साबू को काटेगा कैसे? मैंने उस लंबू के लिए स्पेशल चारपाई बनवाई है। मैं इस चारपाई के नीचे बिच्छू वाली शीशी लेकर बैठ जाऊंगा। धमाका सिंह, मैंने टेंट फाड़कर जो चादर बनाई है वह तुम इस पर डाल दो। धमाका सिंह चादर को बिछा देता है। लो, बिछा दी ढपोर, अब तुम चारपाई के नीचे बिल्कुल छिप गए। धमाका सिंह, अब तुम जाकर साबू को लाओ और उसे इस चारपाई पर बैठने को कहो। उसके बैठते ही उसकी टांग पर मैं ये जहरीला बिच्छू छोड़ दूंगा। धमाका सिंह खुश हो जाता है। और इसके काटते ही साबू कम से कम हफ्ता भर अस्पताल में पड़ा रहेगा। और वहां से साबू को बुलाने के लिए चल देता है। मैं अभी उस लंबू को लाता हूँ। चाचा चौधरी के घर पर। अरे साबू, चल, मैं एक वीडियो लाया हूँ, उस पर तुझे ऐसी फिल्म दिखाऊंगा जो अभी रिलीज भी नहीं हुई। सच? धमाका सिंह, मैं भी चलूं? अरे चाचा जी, आप फिर कभी देख लेना। धमाका मुझे ले जाने से कतरा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। साबू जाओ, लेकिन जिस चीज पर धमाका सिंह बैठने को कहे उस पर उछल कर बैठना। साबू धमाका सिंह के साथ चल देता है। आओ धमाका सिंह। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर, साबू, इस चारपाई पर बैठ जाओ, मैं वीडियो चलाता हूँ। साबू, चाचा जी ने कहा था कि उछल कर बैठना।
और साबू जैसे ही उछलकर चारपाई पर बैठा तो चारपाई टूट गई और ढपोर उसके नीचे दब गया। मर गया। हाय मेरी कमर। है? चाचा चौधरी और रोली पॉली। एक दिन सड़क पर। रॉली, मैंने पैसा कमाने की एक तरकीब निकाली है। वह क्या पॉली? अभी देखो मैं क्या करता हूँ। पॉली अपने हाथ में थमा हुक सड़क पर जाते हुए व्यक्ति के ऊपर लटकाता है और उसको हुक में फंसाकर ओह, ये क्या? हवा में लटका देता है। मुझे छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगा। अपना पर्स जमीन पर फेंक दो, नहीं तो घंटों ऐसे ही लटके रहोगे। वो आदमी डर के मारे अपना पर्स तुरंत सड़क पर फेंक देता है। लो बाबा, मैंने अपना पर्स फेंक दिया। पॉली, अब इसे छोड़ दो। रस्सी ढीली पड़ते ही वो आदमी सड़क पर आ गिरता है। वह देखो, अब चाचा चौधरी आ रहा है। उससे कुछ ज्यादा माल मिलने की उम्मीद है। जैसे ही चाचा चौधरी इमारत के नीचे पहुंचते हैं तो कांटा फेंको। तभी हवा में दो कांटे आते हैं जिसमें वो दोनों फंस जाते हैं। ओह पॉली, ये क्या? साबू। साबू उन दोनों को हवा में लटका देता है। हा हा हा, अब मैं तुम्हें यहाँ लटका देता हूँ। नहीं, ऐसा ना करना साबू। हम किसी को तंग नहीं करेंगे। ये लो पर्स, हमें नहीं चाहिए। वो पर्स को जमीन पर फेंक देते हैं। चाचा चौधरी, मैंने तुम्हारी हरकतें दूर से ही देख ली थी और साबू को भेजा था कि चुपके से बिल्डिंग के पीछे से चढ़ जाए। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और उड़न तश्तरी। शहर के बाहर एक अजीब उड़न तश्तरी को खड़े पाया तो लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। अंदर घुसकर इसे देखना चाहिए। उड़न तश्तरी के अंदर। अरे, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है। आगे बढ़कर जरा देखना चाहिए। और वह जो ही आगे बढ़ा कि एक सुपर बीम निकली और ओह, मैं मरा। कई लोग मारे गए। बाकी जो बचे थे वह बाहर को भाग निकले। भागो! उड़न तश्तरी से भागे हुए एक आदमी को रास्ते में एक पुलिस वाला दिखाई देता है। पुलिस को खबर करनी चाहिए। जरा ठहरो। हैं? क्या बात है? तुम घबराए हुए क्यों हो? उस उड़न तश्तरी के अंदर एक अजीब व्यक्ति बैठा है। उसने कई लोगों को मार दिया है। ऐसी बात है, मैं अभी उसे गोली मारकर खत्म कर देता हूँ। वो सिपाही उड़न तश्तरी के अंदर जाता है। अरे, यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है, जरा आगे बढ़कर देखना चाहिए। और वह सिपाही भी आगे बढ़ते ही सुपर बीम का शिकार हो गया। ओह, बचाओ! वही आदमी भागता भागता चाचा चौधरी के पास आया। चाचा चौधरी, बचाओ, कई लोग मारे गए, अब और नहीं मरने चाहिए। उस उड़न तश्तरी में एक अजीब व्यक्ति बैठा है जो कई लोगों को मार चुका है। फिक्र मत करो। चाचा चौधरी उड़न तश्तरी की तरफ जाता है। हर आदमी की कोई न कोई कमजोरी होती है। इसमें बैठे व्यक्ति की भी कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। चाचा चौधरी उड़न तश्तरी के अंदर। ओह, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। तभी एक आवाज चाचा चौधरी के कानों से टकराती है। मेरी उड़न तश्तरी में क्यों आए हो? यहाँ जो भी आता है मैं उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देता, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा।
अगर मरना ही है तो मरने से पहले तुम्हारी शक्ल तो देख लूं। चाचा चौधरी माचिस जलाता है। ओहो, ये क्या किया? रोशनी से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसी वजह से तुमने अंधेरा किया हुआ है। यही है तुम्हारी कमजोरी। अब अपनी पगड़ी को आग लगाकर और ज्यादा रोशनी करता हूँ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलकर उसमें आग लगा देते हैं। सारी उड़न तस्तरी में उजाला फैल जाता है। ओह, बंद करो ये रोशनी, वरना मैं मर जाऊंगा। एक शर्त पर यह आग बुझा सकता हूँ कि तुम मेरे सारे मरे हुए आदमी जिंदा कर दो और यहाँ से चले जाओ। मंजूर है। एक उल्टी सुपर बीम और जितने आदमी मरे पड़े थे वो सभी फिर से जिंदा हो होकर खड़े होने लगे। वाह, कमाल है। और वह उड़न तश्तरी अंतरिक्ष की ओर चली गई। बाय बाय। टाटा। चाचा चौधरी और शूट करने वाली दाढ़ी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई जुर्म करे और पकड़ा ना जाए? साबू, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम हमेशा पकड़ा जाता है, कोई जल्दी कोई देर से। अगर मुजरिम बहुत चालाक हो और सारा काम बड़ी सफाई से करे तो भी वह कहीं ना कहीं गलती कर जाता है और ये उसको पकड़वाने में कारगर सिद्ध होती है। तभी एक आदमी उनके सामने आता है। आप आगे ना जाइए, वहां दाढ़ी शूट खड़ा है जो राहगीरों को लूट लेता है। उसने मुझे भी लूट लिया। तुम तो काफी ताकतवर लगते हो, फिर कैसे मात खा गए? क्या उस बदमाश के हाथ में बंदूक है? उस डाकू के दोनों हाथ कटे हुए हैं। ये बात सुनकर साबू हंस देता है। हा 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 हा, तुम एक हाथ कटे से लुटाए? ये हंसने की बात नहीं है। डाकू दाढ़ी शूट ने मुझ पर गोली चलाई, पर मैं बच गया। इससे पहले कि वह दूसरी गोली चलाता, मैंने सारा धन उसके आगे रख दिया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। सुनो, मैं पहलवान धोबी पटक हूँ। शहर में दंगल था। लाखों की भीड़ के सामने मैंने सबसे नामी पहलवान को पछाड़ दिया। लोगों ने खुशी के मारे मुझे कंधे पर उठा लिया और 1 लाख रुपया भेंट किया। मैं इन रुपयों से पौष्टिक खुराक खाऊंगा ताकि अगला रुस्तम-ए-हिंद का खिताब जीत सकूं। तभी रास्ते में एक दाढ़ी वाला बदसूरत और नाटा आदमी मेरे सामने आया। वह बैग नीचे रख दो। इस वक्त चिल्लड़ जेब में नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें जरूर भीख दे देता। मैं भीख की नहीं, उस बैग की बात कर रहा हूँ। गीदड़, शायद तुम नहीं जानते तुम किससे बात कर रहे हो। एक बार गलती से एक चोर मेरे घर में घुस आया था। मैंने उसकी इतनी हड्डियां कड़काई कि उसने तय किया कि दोबारा कभी वह पहलवान के घर में सेंध नहीं लगाएगा। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे तो दोनों हाथ नहीं है, तुम शरीर पर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। तभी गोली का एक धमाका हुआ और गोली मेरे कान के पास से गुजरी। जो काम मेरे हाथ नहीं कर सकते वो मेरी दाढ़ी करती है। वह वार्निंग शॉट था। मैंने चुपचाप अपना बैग उसके पैरों में रखा और वहां से भाग लिया। बाप रे, दाढ़ी है या दोनाली? मैं वहां से भागा तो यहाँ आकर ही सांस ली। सचमुच तुम्हारी कहानी बड़ी विचित्र है। दाढ़ी पिस्तौल की तरह फायर करे, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। इतना कहकर चाचा चौधरी और साबू आगे चल देते हैं। जो कुछ मैंने कहा, क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? तो फिर उधर क्यों जा रहे हो? तभी रास्ते में उनको कुछ और लोग मिले। वापस चले जाओ, आगे दाढ़ी शूट डाकू खड़ा है। उसने मेरे सारे रुपए छीन लिए। उसने मेरे जेवर ले लिए। मुझे लूट लिया। साबू,
ये दाढ़ी शूट जल्दी ही करोड़पति बन जाना चाहता है। चाचा चौधरी और डाकू दाढ़ी शूट, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। मुझे अमीर बनाने में तुम भी सहयोग दो और जल्दी से जेबें ढीली करो। हमसे शायद तुम्हें चंदा ना मिले। चाचा चौधरी की बात सुनकर डाकू दाढ़ी शूट को गुस्सा आ जाता है। बदतमीज, जबान लड़ाता है। चूहे, तेरी ये हिम्मत! साबू दाढ़ी शूट की ओर बढ़ता है। तुमने बहुत लोगों को लूटा और सताया है। मैं तुम्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर दूंगा। लेकिन दाढ़ी शूट साबू पर फायर कर देता है। ओह! तुमने मेरा गुस्सा और भी भड़का दिया है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें मसलने जा रहा हूँ। नहीं साबू, इसे मत मारना, इसे जमीन पर उतारो। साबू डाकू दाढ़ी शूट को जमीन पर उतार देता है। तुम्हें चाचा चौधरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उन्हें तुम्हारी टूटी बाजुओं पर रहम आ गया है। किन बाजुओं की बात करते हो साबू? ये तो नकली हैं। प्लास्टिक की चमक दूर से दिखाई दे जाती है। साबू चौंक जाता है। दाढ़ी से गोलियां चलने का रहस्य? चाचा चौधरी डाकू दाढ़ी शूट की दाढ़ी उठाते हैं। वह इसके असली हाथ हैं, जो पिस्तौल थामे रहते थे। जब पिस्तौल चलती थी तो लगता था गोलियां दाढ़ी से आ रही है। दाढ़ी तो घनी और लंबी है। वह भी नकली है साबू। दरअसल यह आदमी गंजा है। तुमने लोगों से छुपा धन कहाँ छुपाया है? डाकू दाढ़ी शूट उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़ता है। जब सारा भेद खुल गया तो रुपए पैसों के बारे में भी बता दूं। आओ मेरे साथ, गुफा के अंदर चलो। गुफा के अंदर? तुम तो काफी धन इकट्ठा कर चुके थे। इन सब की गठरी बांधो। थोड़ी देर के बाद, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? पुलिस थाने। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। चाचा चौधरी और साबू होनोलुलु में। साबू, ये प्रदेश दूसरों से अलग है। हाँ चाचा जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। दूर दूर तक पथरीली जमीन है। तभी अचानक एक बड़ा सा जाल उन दोनों के ऊपर आके गिरता है। ओह! और वो दोनों जाल में कैद हो जाते हैं। हा हा हा, तुम दोनों हमारा कैदी। है मच्छर, इस जाल को खोलो जल्दी, नहीं तो। हा हा हा, जब कोई ताम झाम के जाल में फंसता है तो फिर आजाद होना नामुमकिन। हमको अपना कोयला खानों में गुलामों की जरूरत है। तुम उधर जाकर काम करेगा। अरे तामझाम, होश की दवा करो। छोड़ो हमें, हम कोई तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम है क्या? खरीदा नहीं, पकड़ा हुआ गुलाम। हम मजदूरों को ऐसे ही पकड़ता है और कोयला खानों में काम कराता है। अब तुम्हारा बाकी का जिंदगी अंधेरी खानों में गुजरेगा। और अगर तुम भागकर आजाद होने का कोशिश करेगा तो हमारा साथी लोग तुमको गोलियों से भून डालेगा। तभी अचानक हुक में लगी रस्सी टूट जाती है और जाल में बंद चाचा चौधरी और साबू तामझाम के ऊपर गिर पड़ते हैं। साबू और तामझाम, गुलाम रुको, नहीं तो हम गोली मार देगा। साबू का गुस्सा भड़क उठता है और वो एक जोरदार घूसा तामझाम को जमा देता है। अरे जा, मच्छर की औलाद! भागो! और तामझाम हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ की डाली पर लटक जाता है। साबू, आओ आगे चलें। चाचा चौधरी और अपना मकान बनाओ। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, आज आप अकेले कैसे बैठे हैं? ना साबू दिखाई देता है, ना चाची। अरे भाई रुल्दू,
ये परमिट कोटे का जमाना है। साबू राशन की लाइन में लगा है और चाची मिट्टी के तेल की। अरे चाचा जी, आपने भी परमिट कोटे का क्या याद कराया। मैंने मकान बनाने के लिए ईंटों के परमिट के लिए 6 महीने से दरख्वास्त दे रखी है, पर सुनवाई नहीं हुई। कोई तरकीब बताइए। देखो भाई रुल्दू, अगर तुम्हें जल्दी ईंटें चाहिए तो अपने प्लॉट पर जनता को इकट्ठा करो और किसी बेसुरी धुन में राग अलापना शुरू कर दो। फिर देखो, सिर पर हेलमेट जरूर लगा लेना है। इतना सुनकर वो आदमी वापस बाहर की ओर चल देता है। अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। रास्ते में राग अलापने और ईंटों का क्या ताल्लुक? लेकिन जब चाचा चौधरी ने कहा है तो दोनों में कुछ ना कुछ तो मेल होगा ही। वह किसी को गलत सलाह नहीं देते। अपने प्लॉट पर पहुंचकर चाचा जी ने कहा था हेलमेट जरूर लगा लेना, सो पहले यही लगा लूं। एक फैक्ट्री में छुट्टी हुई। भाइयों जरा ठहरो, मैं आपको बढ़िया संगीत सुनाऊंगा, ऐसा जैसा तानसेन ने भी ना गाया हो। थोड़ी देर ठहर जाते हैं। कोई बहुत बड़ा गायक लगता है और गाना शुरू होता है। सारे गामा आ पहलवान, ओ सारे गामा। अरे ये कोई गाना है? ये तो हमारे कानों के पर्दे फाड़ रहा है। इससे अच्छा तो गधे रैक लेते हैं। इसने हमारा समय बर्बाद किया, मेरे सिर में दर्द कर दिया। कोई बेवकूफ है, मारो इसे। ईंटें मारो इसे, मारो और मारो ईंटें, ताकि फिर से ये किसी का समय नष्ट ना कर सके। और रुल्दू ईंटों के ढेर के नीचे दब जाता है। बाप रे, इतनी सारी ईंटें। दूसरे दिन चाचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। मेरे प्लॉट पर तो बिना परमिट के ही सचमुच काफी ईंटें इकट्ठी हो गई हैं। अरे मैंने तो मजाक किया था। लेकिन आपके मजाक से ही मेरे पास इतनी ईंटें आ गई हैं कि 3 मंजिला मकान बन जाए। अच्छा चाचा चौधरी और खोई हुई बीवी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे। अरे साबू, पीछे कैसे रह गया? जरा कदम बढ़ा। रास्ते में अरे क्यों मियाँ, आप क्यों ज़रो-ज़ार रो रहे हैं? बाजार की भीड़ में मेरी बीवी कहीं खो गई है। अरे तुम्हारी बीवी कोई बच्चा थोड़े ही है मियाँ। घर जाओ, वह अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी। यही तो रोना है। मैं परदेसी हूँ, मेरी बीवी शहर के रास्ते नहीं जानती। आप यहीं तशरीफ रखिए, आपकी बीवी को ढूंढ कर लाते हैं। चाचा चौधरी साबू को लेकर चल देते हैं। रास्ते में क्यों अब्दुल्ला, तुमने रास्ते में कोई औरत देखी? चाचा जान, उधर मैदान में कुछ औरतें इकट्ठी हुई हैं। मैदान में बुर्का पहने बहुत सारी औरतें खड़ी होती हैं। हाँ चाचा जी, यहाँ कुछ औरतें हैं। अरे बाप रे, अगर उस परदेसी की बीवी इनमें हुई तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? चाचा जी, आप उसका नाम लेकर पुकारिए, वह फौरन हटकर एक तरफ खड़ी हो जाएगी। अरे यही तो मुसीबत है साबू, मैं उसका नाम पूछना भूल गया। साबू, अब तो एक ही तरीका है, फार्मूला नंबर 99। ठीक है। कुछ देर बाद सारी औरतें मैदान से भाग खड़ी होती हैं। केवल एक ही औरत मैदान में बाकी रह जाती है।
बस साबू, यही है उसकी खोई हुई बीवी। आइए, आपका शौहर आपको ढूंढ रहा है। हाँ, यही है मेरी बीवी जमीला। चाचा चौधरी और साबू वहां से चल देते हैं। चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि वह अकेली रह गई महिला ही उसकी खोई हुई बीवी है? साबू, जब किसी के सामने कोई खतरा आता है तो वह सुरक्षा के लिए घर भागता है। उस बेचारी का यहाँ कोई घर था ही नहीं, इसलिए वो अकेली रह गई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और धमाका सिंह का प्लान। एक दिन धमाका सिंह डाकू गोबर सिंह के पास आया। सरदार गोबर सिंह, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या धमाका सिंह? मैंने अभी अभी चाचा चौधरी को समुद्र के किनारे बैठे देखा है। पर धमाका सिंह, समस्या ये है कि उसे मारा कैसे जाए? इस तलवार से। चाचा चौधरी वहाँ बेखबर बैठा समुद्र की लहरों का नजारा ले रहा है। तुम जाओ और पीछे से तलवार का एक ऐसा हाथ मारो कि सिर धड़ से अलग हो जाए। दोनों चल देते हैं। सरदार, आओ मेरे साथ, आज हमारी कामयाबी का दिन है। समुद्र के किनारे पहुंचकर वो देखो, चाचा चौधरी बैठा है। तुम पीछे से जाओ और एक ही वार से उसका काम तमाम कर दो। वाह धमाका, तो सचमुच लाजवाब आदमी है। डाकू गोबर सिंह हाथ में तलवार लिए चाचा चौधरी के पीछे पहुंचता है और वार करने के लिए हवा में तलवार को उठाता है। तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ठंडी रेत में काफी देर आराम कर लिया, अब उठना चाहिए। डाकू गोबर सिंह लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर जाता है और धमाका सिंह के साथ वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! चाचा चौधरी और साबू चाचा चौधरी और लौह पुरुष। सगन और मगन। मैं शहर जा रहा हूँ। कोर्ट में आज तारीख है। मेरी बेटी की शादी है। मुझे शहर से कुछ कपड़े जेवर खरीदने हैं। तभी एक लौह पुरुष उनको घेर लेता है। मैं लौह पुरुष हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है यही रख दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सगन और मगन घबरा कर अपना सारा सामान उसके कदमों में रख देते हैं। जो कुछ हमारे पास है ले लो, पर हमें शहर जाने दो, बहुत जरूरी काम है। नहीं, मैं भूखा हूँ। वापस घर जाओ और 4-5 बोरी अनाज लाओ। वो दोनों वापस दौड़ लगा देते हैं। बाप रे! रास्ते में चाचा चौधरी। अरे चाचा जी, हम शहर जा रहे थे कि रास्ते में एक विशालकाय लौह पुरुष ने हमें लूट लिया। लौह पुरुष? हाँ, खजूर के पेड़ जितना ऊंचा और पूरा स्टील का बना हुआ है। वह हमसे 4-5 बोरी अनाज मांगता है। हम कहाँ से लाएं? हमारी मदद कीजिए चाचा जी। मैं चलता, पर इस समय मैं अमेरिका जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट रीगन से विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। हमने तो सुना है आप गरीबों के मददगार हैं, पर अरे भाई सगन, मैं तुम्हारे साथ जाऊं या ना जाऊं, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा अपना कान इधर करो। और फिर चाचा चौधरी सगन के कानों में कुछ कहते हैं। बस बस, हम समझ गए चाचा जी। थोड़ी देर के बाद, अरे चूहो, तुम मेरे लिए अनाज नहीं लाए? पीछे मजदूर ला रहे हैं। साबू, जय बजरंग बली। अनाज नहीं लाए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। साबू लौह पुरुष को सर से ऊपर उठा लेता है
और एक कनस्तर। और उसे हवा में जोर से उछाल देता है। जमीन पर गिरते ही लौह पुरुष के पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं और उसके अंदर से फोकट बदमाश निकलकर भाग खड़ा होता है। भागो! अरे ये तो फोकट बदमाश है। चाचा चौधरी और तालाब में अंगूठी। एक दिन चाची ने सारे घर में झाड़ू लगाई। अर्र भगवान, हम जहाँ भी बैठते हैं तुम वही धूल उड़ाना शुरू कर देती हो। क्या झाड़ू न लगाऊं? तुम लोगों ने सारा दिन मूंगफली खा खा कर छिलके घर में बिखेर दिए हैं। झाड़ू न लगाऊं तो घर म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ेदान लगे। अरे भगवान, इतनी गर्म क्यों होती हो? चाचा चौधरी साबू को लेकर घर से बाहर चल देते हैं। चल भाई साबू, कहीं बाहर चलें। चाची तुम्हारी आज काफी गर्म है, कहीं ये एटम बम की तरह हमारे ऊपर ही ना फट पड़े। चाचा चौधरी और साबू बाहर घूमने निकल जाते हैं। रास्ते में अरे ये किसके रोने की आवाज है? देवी जी, आप रो क्यों रही हैं? सुबह मैं इस तालाब में नहा रही थी कि मेरी उंगली से बहुमूल्य अंगूठी उतरकर पानी में गिर गई। उसमें लगे हीरे ही 50,000 के थे। तो रोने की क्या बात है? वह गोताखोर तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में लगे हुए हैं। देवी जी, अंगूठी नहीं मिली। सारा दिन बीत गया, अब और कोशिश करना बेकार है। लो सुन लिया। अब बताओ, मैं रोऊं ना तो क्या करूं? यदि अंगूठी ना मिली तो मैं रो रो कर अपनी जान दे दूंगी। ठहरो एक मिनट, तुम्हारी अंगूठी अभी मिल जाती है। चाचा चौधरी साबू की ओर मुड़ते हैं। साबू, जल्दी से तालाब का सारा पानी पी जाओ। अभी लो। साबू तालाब में उतर जाता है और पानी को पीना शुरू कर देता है। जय बजरंग बली। और साबू ने इतना पानी पिया कि तालाब ही सूख गया। वाह, कितना मीठा पानी था। तभी वो औरत दौड़ती हुई आई। हाँ, वो रही मेरी अंगूठी। चाचा चौधरी, धन्यवाद चाचा जी। धन्यवाद साबू का करो, जिसने सारा तालाब सुखाकर तुम्हारी अंगूठी ढूंढ दी। साबू। चाचा चौधरी और प्रोफेसर नोक-झोंक। चाचा चौधरी के पास गणित के प्रोफेसर चक्रवर्ती आए। चौधरी साहब, स्कूल में आपको गणित का विषय कैसा लगता था? मत पूछो प्रोफेसर, गणित का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। हा हा हा, लेकिन ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े जटिल प्रश्नों को हल किया है। तभी दो युवक रोते हुए कमरे में आते हैं। चाचा जी, हमारा सब कुछ लुट गया। क्या हुआ? गणित के एक धूर्त विद्वान प्रोफेसर नोक-झोंक ने हमें झांसा देकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली है। वह एक बहुत कठिन प्रश्न हल करने को देता है। शर्त यह है कि यदि हमने सही हल ढूंढ निकाला तो वह अपनी सब धन दौलत हमें दे देगा, नहीं तो हमारी सब धन दौलत ले लेगा। चाचा चौधरी प्रोफेसर साहब से मुखातिब होते हैं। जाइए प्रोफेसर साहब, आप उसका प्रश्न हल करिए और इन बेचारों की जायदाद वापस दिलवाइए। अवश्य। चौधरी साहब, आप भी मेरे साथ आइए और देखिए मैं कैसे उसके छक्के छुड़ाता हूँ। अच्छी बात है। और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोफेसर नोक-झोंक, हम तुम्हारे प्रश्न को हल करने आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त पता है? पता है। प्रोफेसर नोक-झोंक एक बोर्ड पे लिखे कुछ अंकों की ओर इशारा करता है।
ये रहा प्रश्न। इसका सही उत्तर अंत में नीचे कोने में लिख दो। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न मैं इसे हल नहीं कर सकता। मेरी सारी जायदाद के अब तुम मालिक हो। मुझे तो पहले ही पता था। है और कोई सूरमा जो इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सके? तभी चाचा चौधरी बोलते हैं, मैं हूँ। तो आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी वही शर्त रहेगी जो दूसरों के साथ थी। मंजूर है। चाचा चौधरी ब्लैक बोर्ड के अंत में उत्तर लिख देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है। कमाल है, तुमने तो सचमुच सही उत्तर लिखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर 0 है? बचपन में स्कूल में गणित के पर्चे में मुझे हमेशा 0 मिलता था, इसलिए मुझे यही याद रहा और मैंने लिख दिया। ठीक है, पर अभी तुम जीते नहीं हो। अब तुम कोई प्रश्न पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। अगर मैंने ठीक जवाब ना दिया तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। मेरा प्रश्न बहुत सरल और छोटा है, पर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। अरे तुम पूछो तो सही। सुनो, पिछले जन्मदिन पर मेरी उम्र 60 वर्ष की थी। अगले जन्मदिन पर मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? ये तो बहुत आसान है। अगले जन्मदिन पर तुम 61 वर्ष के हो जाओगे। गलत। अगले जन्मदिन पर मेरी उम्र 62 वर्ष की होगी। हैं? वह कैसे? क्योंकि आज मेरा 61वां जन्मदिन है। ऐं? चाचा चौधरी और टैंक पर नहाना। घोपू दास। हर हर गंगे। वाह, छत पर नहाने में कितना मजा आ रहा है। दमड़ी, रबड़ी, कहाँ जा रहे हो? 5 स्टार होटल के टैंक में नहाने। टैंक में नहाने? इसमें कोई खासियत है? अरे घोपू, टैंक में नहाने का लुत्फ ही अलग है। घंटों पानी में तैरते रहो और गोते लगाते रहो। ये सुनकर घोपू दास रोने लग जाता है। तभी चाचा चौधरी और साबू वहां से गुजरते हैं। अरे, ये घोपू को क्या हो गया? अरे भाई, क्यों रो रहे हो? मुझे टैंक पर जाना है। अरे तो जाओ, रोकता कौन है? कैसे जाऊं? एक तो मेरी बीवी दरवाजे पर ताला लगा कर गई है, दूसरे वह टैंक बड़ी दूर है। चलते चलते दम निकल जाएगा। साबू, जरा घोपू को एक मुक्का रसीद कर दे, वह अपने आप टैंक पर पहुंच जाएगा। साबू घोपू की तरफ मुक्का ताने बढ़ता है। घोपू, तैयार हो जा। साबू का मुक्का दनदनाता हुआ घोपू से टकराता है और घोपू हवा में उड़ता हुआ सीधा आर्मी टैंक पर जा गिरता है। मैं कहाँ हूँ? टैंक पर। चाचा चौधरी और बच्चे उठाने वाला रीछ। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर कुछ औरतें घबराई हुई आई। चाचा जी, हमारी मदद कीजिए, हम बड़ी मुसीबत में हैं। अरे, क्या हुआ? मेरे बच्चे को रीछ उठा कर ले गया और मेरे बच्चे को भी। मेरे बच्चे को किसी भी तरह लाइए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रीछ का बच्चों से क्या वास्ता? अच्छा, 1 मिनट ठहरो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा। चाचा चौधरी और साबू, तुम्हारे बच्चों को जुपिटर वासी साबू लाएगा। साबू, जरा अपना कान नीचे करो। चाचा चौधरी साबू के कान में कुछ फुसफुसाते हैं।
साबू उन दोनों औरतों के साथ चल देता है। आओ मेरे साथ, मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ से बच्चे गायब हुए थे। दूसरे दिन उसी जगह पर एक बच्चा खेल रहा होता है। तभी एक रीछ उसके पीछे प्रकट होता है और वो बच्चे को अपने शिकंजे में लेकर जैसे ही वहां से जाने लगता है तो अचानक वो ठिठक जाता है। नहीं ले जा सकते, उसकी टांग बंधी है। ये देख रीछ बच्चे पर नाखूनों से हमला करने लगता है। उसे मारने से कुछ नहीं होगा, वह लड़का नहीं बल्कि एक रबड़ का खिलौना है। साबू उस रीछ को पकड़कर हवा में उठा लेता है। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। शहर के एक चिड़ियाघर को एक रीछ की जरूरत थी। तुम्हें पिंजरे में देखकर बच्चे बहुत खुश होंगे। ये सुनकर रीछ ने तुरंत अपना मुखौटा उतार दिया। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं सचमुच का रीछ नहीं हूँ। मैंने तो लोगों को डराने के लिए रीछ की खाल पहनी थी ताकि बच्चों को उठाते समय मेरे रास्ते में कोई रुकावट ना आए। तुम बच्चों को क्यों उठाते थे? दूसरे शहर में ले जाकर उन्हें बेचने के लिए। मुझे माफ कर दो। साबू उस आदमी को जमीन पर उतार देता है। वह बच्चे मेरे घर पर हैं, आओ मेरे साथ। ये रहे बच्चे। माँ, मेरा बेटा। चाचा चौधरी और पक्का रंग। एक दिन एक जगह पर, लोटन टोपन, मैं तुम्हारे लिए लाल रंग लाया हूं, इसे पानी में घोल लो। ये रंग बहुत पक्का है, एक बार लग गया तो फिर 1-2 महीने तक नहीं छूटेगा। अच्छा, तुम होली खेलो, तब तक मैं अपने एक दोस्त से मिलाऊं। इतना कहकर लोटन टोपन के पिताजी घर से बाहर चले जाते हैं। लोटन टोपन भी अपनी पिचकारियों में रंग भरकर घर से बाहर निकलते हैं। लोटन, आओ अब किसी को ढूंढे जिस पर रंग डाला जाए। तभी उनकी नजर रास्ते में गुजरते साबू पर पड़ती है। टोपन, वह देखो, साबू जा रहा है, उसे रंग डालो। क्यों रंग बर्बाद करते हो? हमारी पिचकारियों से तो उसका नाखून भी गीला ना होगा। तो फिर किस पर रंग डालें? चाचा चौधरी पर। सुना है वह हमेशा बचकर सूखे निकल जाते हैं। इस बार नहीं निकल सकते, मैंने एक तरकीब सोची है। आओ उन्हें उनके घर पर ही पकड़ें। लोटन और टोपन चाचा चौधरी के घर पहुंचते हैं। यह रहा चाचा चौधरी का घर। देखो निक्की, उस घर में जो बैठे हैं उनसे जाकर कहो कि उन्हें कोई बाहर बुला रहा है। निक्की घर के अंदर चली जाती है और लोटन टोपन दरवाजे के दाएं बाएं रंग की पिचकारी लेकर खड़े हो जाते हैं। तैयार रहो, चाचा जी के बाहर कदम रखते ही उन्हें रंग से नहला दो। आपको कोई बाहर बुला रहा है। अंदर से बाहर आती कदमों की आवाज सुनकर लोटन और टोपन चौकस हो जाते हैं और आगंतुक के बाहर आते ही उस पर रंग की बौछार कर देते हैं। होली है। पिचकारी खाली होने पर, है पिताजी? कमबख्तो, मैं अपने दोस्त चाचा चौधरी से मिलने आया था। उसे घर पर ना पाकर मैं बैठा इंतजार कर रहा था। अरे, तो चाचा चौधरी कहाँ गए हैं? चाचा चौधरी, लो मैं आ गया। चाचा चौधरी और राजपथ की बालकनी। एक दिन सड़क पर, सेठ चौकटलाल, कहाँ जा रहे हो? गणतंत्र दिवस की परेड देखने। देखो मौजीराम, राजपथ की सीट का पास। चौखटलाल, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये मुंह और मसूर की दाल। चौखटलाल अपनी गाड़ी को सर्राटे से वहां से ले जाता है। ओह, चाचा चौधरी और साबू, मौजीराम, उदास क्यों खड़े हो?
मैंने चौखट लाल को कहा था कि मुझे गणतंत्र दिवस की परेड दिखाने ले चल, लेकिन वह नहीं लेकर गया। क्या परेड देखने का हक सिर्फ अमीरों को है चाचा जी? नहीं, तुम भी जाकर लाखों लोगों के साथ परेड देख सकते हो। लेकिन कैसे? पैदल जब तक मैं वहां पहुंचूंगा परेड खत्म हो चुकी होगी। ये बात तो सही है मौजी राम। कुछ सोचकर चाचा चौधरी बोले, मौजी राम फिक्र ना करो, हम तुम्हें बालकनी में परेड दिखाएंगे। हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे, जिस तरह सिनेमा हॉल में सस्ती सीट लोअर स्टॉल में और महंगी सीट बालकनी में होती है, उसी तरह हम तुम्हें ऊंची सीट से परेड दिखवाएंगे। साबू, अपने फार्मूला नंबर 11 से मौजी राम को राजपथ पर बालकनी की सीट पर पहुंचा दो। मौजी राम, राजपथ की तरफ देखो। हाँ, 1 2 और 3। और साबू एक जोरदार किक मौजी राम के जड़ देता है। मौजी राम हवा में उड़ता हुआ सीधा एक पेड़ की डाल पर गिरता है और फिर वाह! हैं?